तो नया टॉपिक एक है, इस नए टॉपिक को सदिश यानी कि वेक्टर का टॉपिक है, इसको हम कवर कर लेते हैं। छोटा सा टॉपिक है, 10-15 मिनट में हो जाएगा। 10-15 मिनट में हम इसे कवर करेंगे। वेक्टर जिसे कहते हैं, हम बहुत डिटेलिंग में तो नहीं जाने वाले हैं, लेकिन फिर भी वेक्टर बड़ा टॉपिक है, पढ़ने को तो हम इसे आधे घंटे से 1 घंटे भी कवर अप कर सकते हैं। लेकिन हमारा उद्देश्य क्या है, चीज़ों को समझना भी है और फालतू का बिना टाइम वेस्ट किए हुए कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट ले सके। तो सीधा सीधा समझते हैं सदिश के वेक्टर के बारे में। वेक्टर का मतलब क्या है कि मैंने जब बात की थी स्टार्टिंग में गति के बारे में, वहां सदिश और अदिश के बारे में बात हो चुकी है। वेक्टर का मतलब है जिसमें आपका क्या हो, परिमाण भी हो यानी कि मैग्नीट्यूड हो, और दिशा हो जाए। वो जो क्वांटिटी होगी जाकी, वो राशि जो होगी, वो राशि कहलाएगी आपकी सदिश राशि। सीधा सा मतलब है, ये हमारा वेक्टर है। यानी वेक्टर का मतलब ये है कि जिस क्वांटिटी में परिमाण भी हो और दिशा भी हो, उसे हम सदिश राशि कहते हैं। वेग है, त्वरण है, विस्थापन है, बल है, संवेग है, ये सारी राशियां कैसी राशियां हैं, सदिश राशियां, जो कि पिछले उसमें हमने देखा हुआ है। अब मामले की बात क्या है, हम वेक्टर स्पेशली वेक्टर के बारे में देखेंगे क्योंकि हमारा टॉपिक है। तो किसी भी सदिश राशि यानी कि को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कैसे लिखते हैं, तो माना कि हमने ए एक वेक्टर है, एक क्वांटिटी क्या है, राशि क्या है, आपका ए है, और जो कि है आपका वेक्टर। इस वेक्टर को लिखने के लिए हम बनाएंगे क्या, ए, और ऊपर बना देते हैं एरो। जब कोई क्वांटिटी या कोई राशि ऐसे लिखी दिखाई पड़े, इसका मतलब क्या है, वो एक सदिश राशि है। ये जो आपका लगा हुआ है, ये दिशा बताने का काम करता है। इसमें एरो जो आगे वाला होता है, ये बताता है जाना कहाँ है, और ये बताता है, इसको कहते हैं टेल और उसको कहते हैं हेड। ये हेड होता है, और ये जो होता है इसे कहते हैं टेल, यानी कि कहां से चले हैं। ये इसका बेसिक मतलब पहले स्टार्टिंग के दौर का है। तो ए बराबर जो हमारा ये पॉइंट की बात कर रहे थे, ये जो हमारा है एरो जो है, ये एरो हमारा बेसिकली लगा हुआ किसी क्वांटिटी में होगी तो सदिश राशि होगी। अब कोई सदिश राशि है, जैसे कि हम सदिश राशि को 3 तरीके से बात करते हैं, बहुत आसान है, सामान्य भाषा में देखते हैं। जैसे कि मैथ में पढ़ते हैं एक्स वाई जेड क्या है, दिशा कैसे किसी चीज की तय की जाती है। अक्सर कोई व्यक्ति चलेगा तो 3 तरीके से गति कर सकता है। कोई व्यक्ति जो गति करता है वो 3 तरीके से कर सकता है। या तो कोई व्यक्ति एक्स एक्सिस में चल सकता है, बात समझ आ रही है ये, या तो कोई व्यक्ति क्या चलेगा, एक्स वाई एक्सिस में चलेगा, या तो कोई व्यक्ति एक्स वाई जेड में चलेगा। यही तो हो सकता है, यानी कि तीनों आपके एक्सिस में चलेगा। एक्स में अकेले चल सकता है, वाई एक्सिस में चल सकता है, जेड में चल सकता है। बात तो यही हुई, ये 3 हमारे क्वांटिटीज हैं। जब कोई व्यक्ति केवल एक्स एक्सिस में चले, एक ही आपके पथ में चल रहा है, या वाई में चल रहा है, जेड में चल रहा है, तो ये वन लीनियर मोशन कहलाता है। एक पथ ही हमारा गति कहलाती है, वन लीनियर मोशन कहलाता है। ठीक है, सामान्य भाषा में। जब कोई 2 एक्स वाई, या अगर हम बोले वाई जेड या जेड एक्स सामान्य सी भाषा में, तो इसको हम बोलते हैं द्विगमीय पाथ, यानी कि 2 डायमेंशनल मोशन है। 2 डायमेंशनल 2D जिसे कहते हैं आप सामान्य भाषा में, एरिया निकालते हो 2D है, ये 2D का बेसिक कॉन्सेप्ट है। एक्स वाई जेड जो तीनों आपकी दिशाओं में चलेगा चल करके, जिसे हम कहते हैं 3 डायमेंशन 3D, जो मूवी भी देखने जाते हैं जहां पर एक्चुअली में एहसास होता है कि सामने बैठा कार्यक्रम हो रहा है। ये जो एहसास है, इसका मतलब ये तीनों दिशाओं में चल रहा है, और ये 3D की कॉन्सेप्ट में आएगा। दुनिया में जितनी भी ऑब्जेक्ट है वो सारी 3D ऑब्जेक्ट हैं। कोई भी ऐसी ऑब्जेक्ट हो ही नहीं सकती जो 2D हो या 1D हो, सारी 3D होंगी। ऑब्जेक्ट है मतलब 3D है, इसकी कुछ ऊंचाई होगी, कुछ आपकी चौड़ाई भी होगी और कुछ लंबाई भी होगी। बताना क्या चाह रहा था मैं इस वेक्टर में, बताना ये चाह रहा था, जब कोई ऑब्जेक्ट चलता है एक्स एक्सिस में, तो एक्स के लिए प्रयोग किया जाता है आपका, यहाँ पर हम बैक में लिखते चल रहे हैं, एक्स के लिए प्रयोग किया जाता है हमारी दिशाओं के लिए आई शब्द आई का, और वाई के लिए प्रयोग किया जाता है जे का, और जेड के लिए प्रयोग किया जाता है के का। ये 3 का थोड़ा सा समझना है लिंक क्या है, और इसके बाद हम आपको कॉन्सेप्ट में ले चलते हैं वापस लौट करके। समझिएगा बात को, थोड़ा सा बहुत हदल पजल हो रहा है, आगे ले लेते हैं पेज में तो ज्यादा बेटर रहेगा। ये नोट कर लीजिएगा बैक में आप। अब मुद्दे की बात क्या है, मैं देखो बता क्या रहा था आपको, कोई भी जो आपकी सदिश राशि है, सदिश राशि है यानी कि दिशा होगी। दिशा क्या हो सकती है, एक्स वाई जेड, इन्हीं 3 के आधार पर चल सकता है। अगर माना कि एक आपका राशि है जो वेक्टर राशि है, उसे लिखने का तरीका क्या हो सकता है, कोई व्यक्ति है जो एक्स एक्सिस में भी चल रहा है, वाई में भी चल रहा है, जेड में भी चल रहा है, तो एक्स में कुछ दूरी तय की होगी, तो हमने कहा एक्स में दूरी तय की उसने एक्स एक्सिस में एक्स। अब वो उस दिशा में चल रहा, तो उस दिशा को भी रिप्रेजेंट करो, जिसे हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, लिखते हैं। वाई क्या करता है, जेड को बताता है, और इसी प्रकार जेड जो है क्या बताता है,
k को बताता है, और इस आधार पर हम किसी भी वेक्टर को लिख सकते हैं। x का मतलब है x दिशा में चली गई दूरी, y का मतलब यहाँ पर y दिशा में चली गई दूरी। सामान्यतः कई बार क्या देता, अदिश राशि दे देता, पूछ लेता बताइए z दिशा में चली गई कुल दूरी क्या है, सीधा आंसर लिखा होता है जो भी नंबर यहाँ लिखा हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ लिख दूं a बराबर 2i प्लस 3j प्लस का 4k, इसका मतलब ये है कि जो z दिशा में चली गई दूरी कितनी है, 4 यूनिट है, और जो y दिशा में चली गई दूरी कितनी है, 3 यूनिट है, और x दिशा में चली गई दूरी क्या है, 2 यूनिट है। तो यहाँ पर एक छोटी सी, एक तो समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब कोई भी जो सदिश राशि है, जैसे हमने कहा a क्या है, एक सदिश राशि है, तो इससे पूछ लेता है इसका यूनिट वेक्टर बताओ क्या है, यूनिट वेक्टर। कुछ आपकी चीजें बहुत सामान्य सी पूछी जाती हैं, यूनिट वेक्टर क्या होगा। यूनिट वेक्टर का मतलब है कोई वेक्टर, जैसे माना ए वेक्टर था, इसका यूनिट वेक्टर निकालना है तो उसके ऊपर ऐसे कैप लगा देना है। यूनिट वेक्टर बराबर होगा गिवन वेक्टर, जो वेक्टर दिया जाएगा, और उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया जाएगा। अब ये शब्द जो प्रयोग किए हैं मैंने, बहुत आसान से शब्द हैं, इनको मैं एक बार बता देता हूँ तो समझ में आ जाएगा। इसी एग्जाम्पल को लेते हुए हम इस पे पूरी कहानी को समराइज कर लेते हैं। जैसे हमने कहा आपसे कि ये ए दिया गया है, इसका बताइए यूनिट वेक्टर क्या है, तो ये जो मैंने लिखा है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड को शुद्ध हिंदी में क्या बोलते हैं, परिमाण। यानी किसी वेक्टर का परिमाण क्या होगा, इसे कैसे निकाला जाएगा। तो अगर हमें यूनिट वेक्टर निकालना है किसी का, तो उसका परिमाण आना चाहिए और वो वेक्टर दिया गया होगा। तो सबसे पहले अगर हमका इसे परिमाण निकालना है हमें इसका, तो परिमाण निकालने के लिए मॉड लगा देते हैं, बराबर जो होता है अंडर रूट इसके x y z की जो वैल्यूज होंगी, यानी i में जो वैल्यू है, j में जो वैल्यू है, k में जो वैल्यू है, उन सभी का स्क्वायर कर दीजिए और उन सभी को जोड़ दीजिए, तो आ जाएगा उसका परिमाण, यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। यानी कहने का मतलब है इसका आंसर क्या आ जाएगा, 4 9 4 13 16 29, यानी कि 29। 29 क्या है इसका, इसका है परिमाण, यानी कि इस वेक्टर का अगर हम आपसे कहें परिमाण क्या होगा, तो बराबर आएगा 29 यूनिट। ये तो पहली चीज परिमाण निकालने का मतलब है। यानी इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर हम आपसे कहें कि परिमाण का फॉर्मूला बताइए क्या है, तो आप सीधा सीधा कह सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। एक तो बात ये हो गई सामान्य सी। अब मैंने दूसरी चीज कहा कि आप बताइए इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर क्या है, जो कि कॉन्सेप्ट में चल रहा था। तो ये ध्यान रखिएगा, ये क्या है, इसको आप नाम लिख लीजिएगा, जिनको ना पता पता लगा बाद में भूल जाए। ये क्या है, मैग्नीट्यूड निकला रहा हूं मैं आपसे, परिमाण निकालने का फॉर्मूला है, तो निकाल के आया ये है, यानी ये परिमाण निकालने का फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है। दूसरा फॉर्मूला कौन सा है आपका, यूनिट वेक्टर निकालने का, इकाई जिसे हम कहते हैं मात्रक क्या होगा। यूनिट वेक्टर निकालने का तरीका क्या था, हमने अभी अभी कहा, लिखने का तरीका कैप लगा देना है आपका। ए बराबर जो दिया गया होगा लिख देंगे, ए बराबर कितना दिया गया है, 2i प्लस 3j प्लस का 4k, ये ऊपर लिख दिया, और इसके नीचे इसका परिमाण निकाला कितना, 29 निकाला है, जो कि नीचे लिख देंगे। इसको अलग अलग डिवाइड कर देंगे, i का चला जाएगा इसके साथ में, सेम एज इट इज, तो लिख देंगे इसको क्या, 2/29 i हो जाएगा, प्लस यहाँ पर अगला क्या हो जाएगा, 3/29 j हो जाएगा, प्लस k/29 हो जाएगा, k हो जाएगा, और ये जो निकल के आएगा ये कहलाएगा यूनिट वेक्टर, यानी कि आपका इकाई जो सदिश है हमारा किसी भी वेक्टर का, वो निकालने का तरीका था, जो कि बराबर होता है, पहले फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, जो वेक्टर दिया जाएगा सदिश राशि उसको ऊपर रखेंगे, जो उसका मैग्नीट्यूड होगा, मात्रक होगा, मैग्नीट्यूड निकाला है परिमाण, उसको नीचे उससे भाग दे देंगे, और इस प्रकार आप निकाल लेंगे सदिश। बहुत ही आसान है तरीका, ध्यान रखिएगा, सिंपल है। अच्छा, अब इसी में 3 शब्द है, मैं उस समय भी बता सकता था, लेकिन उस समय आपको शायद थोड़ा सा ना समझ में आता, लेकिन अब समझ में आएगा। आई जे के क्या है, क्वेश्चन तो ये है, हमने उस समय लिखा था कि यहाँ पर ये आई है, ये जे है और ये के है एक्स वाई जेड के सामने, तो ये एक्चुअली में कुछ और नहीं है। आई जो होता है वो एक्स एक्सिस का, जो एक्स एक्सिस होती है उस एक्स एक्सिस का क्या कहलाता है, यूनिट वेक्टर कहलाता है। आई जो है वो एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर है, जे जो है वो वाई एक्सिस का यूनिट वेक्टर है, और जो हमारा के है वो जेड एक्सिस का यूनिट वेक्टर होता है। थोड़ा सा कठिन है, जो साइंस से नहीं होता उनके लिए मामला गड़बड़ा जाता है ये वाला, लेकिन फिर भी थोड़ा समझने का प्रयास करिए तो समझ में आएगा। फिर से मैं समराइज करता हूँ, बहुत आसान है। सदिश के बारे में बात कर रहे थे, कोई भी सदिश राशि है, परिमाण होगा उसके पास दिशा होगी,
दूसरी बात अगर हम बात कर रहे थे यहाँ पर कि सदिश के बारे में, सदिश का अगर हम देखेंगे लिखने का तरीका क्या होता है, सदिश को लिखने के तरीके में हमारा ये तो सिंबल था। फिर हमने कहा कि एक्स वाई जेड 3 एक्सिस होती है। एक्स के लिए आपका कहते हैं आपका आई, जे के लिए आपका जेड है, और के लिए आपका जेड के लिए वो के हो गया, ये ध्यान रखना है। इसके बाद हम थोड़ा सा और आगे बढ़े थे, फिर हमने कहा मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, तो उनमें जो नंबर एक्स वाई जेड होंगे उनका स्क्वायर करके जोड़ दो भैया, आंसर आ ही जाएगा कुछ ना कुछ। इसके बाद हमने कहा कि यूनिट वेक्टर कैसे निकाला जाता है, तो यूनिट वेक्टर में गिवन वेक्टर रखो, उसका मैग्नीट्यूड रख दो, ये भी आ जाएगा, बहुत आसान है। यहाँ से हमने डिवाइड किया। फिर हमने कहा ये आई जे के क्या है, आपने यूज तो कर लिए। आई बताता है एक्स एक्सिस की दिशा को, जे बताता है वाई एक्सिस की दिशा को, जेड आपको जो दिया गया है, और जो के बताता है वो जेड एक्सिस की दिशा को बताता है। यानी कि ये बता रहा है कि इतना आपका एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और जेड एक्सिस है। तो सामान्य भाषा में इतना समझ में आ गया है। इतना अगर समझ में आ गया है तो मामला यहाँ पर हमारा थोड़ा सा बन जाता है, और आगे थोड़ी सी बढ़ी जा सकती है कहानी को लेकर के। ठीक है, चलिए अब हम थोड़ा सा और देख लेते हैं। अगर मैं आपसे कहता हूं कि सदिश जो है इसमें और क्या क्या चीजें होती हैं, तो सदिश जो है ना इसमें 3 चीजें की जा सकती हैं। 2 सदिश राशियों को जोड़ा जा सकता है, आपस में जोड़ा जा सकता है, यानी कि एडिशन। एडिशन कैसा होगा, एडिशन ऑफ वेक्टर किसे कहते हैं, सदिश राशियों का योग। 2 सदिश राशियों को क्या घटाया भी जा सकता होगा, अगर घटाया जा सकता है तो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर हो जाएगा, वो सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। इसके बाद फिर तीसरा कॉन्सेप्ट क्या बनता है जाकर के कि मल्टीप्लिकेशन, यानी कि गुणा कैसे होगा, 2 सदिश राशियों का गुणा क्या होगा, तो हमारा क्या है मल्टीप्लिकेशन। और यही टॉपिक पढ़ना, इसके बाद हमें छोड़ देना, इसके बाद की हमें नहीं पहली पढ़नी होती है। हमारे जो एप्लीकेशन के लिए होता है यही मेनली यूज होता है, तो हमें समझना होता है। ठीक है, इन 3 चीजों के बारे में हम देखने वाले हैं, लेकिन आज नहीं देखेंगे, किसी और दिन। ठीक है, आज के लिए इतना ही, क्योंकि फिर नींद भी आने लगती है कई बार, तो सभी चीजों को ध्यान रखना होता है। तो थोड़ा सा बस ये 5 मिनट में कवर होगा, मैं नेक्स्ट टॉपिक में इसे कवर करूंगा और सीट प्रैक्टिस करूंगा। 2 चीजें हमारा काम है, 10 मिनट हम इसको देखेंगे, गति हमारा पूरा हो चुका होगा कॉन्सेप्ट वाइज थ्योरी वाइज समझने के लिए। देखिए पढ़ने के लिए तो उस टॉपिक में बहुत कुछ पढ़ा जा सकता है, ये आप भी समझते हैं, गति में हम भी समझते हैं। एक ही विषय पे गति में 15 दिन पढ़ा जा सकता है आसानी से, लेवल बढ़ा करके। लेकिन हमें ध्यान रखना है कि हमारे एग्जाम का लेवल क्या है, और इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता है लेवल है, इसलिए थ्योरी का पोर्शन हो गया है। क्वेश्चन थ्योरी के इसमें आपके पूरे फंस जाएंगे, आप अच्छे से थ्योरी केवल वर्क एनर्जी वाला पूरा तैयार कर लीजिए पीछे का, और जो गति वाला है, और इसके बाद इसको फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, फिर गंगा नहाइए, आगे बढ़िए, किसी और टॉपिक को पकड़ेंगे, एक ही टॉपिक पर रहना। जी जी जी, 1 लाइन, ठीक है, ओके। और बताइए क्या सेवा कर दी जाएगी। चलिए 1 लाइनर क्वेश्चन भी हो जाएंगे, और चलिए मैं अगला करूंगा कल, इसको कंप्लीट करने के बाद पहले 1 लाइनर ही करा लूंगा आपको, 1 लाइनर ही आपको करवा दूंगा, तो जिससे आपको आइडिया लग जाए कि प्रश्न ऐसे बन के आ रहे हैं। ठीक है, चलिए ओके, थैंक यू। ठीक है, लास्ट टॉपिक में हमारा छूटा हुआ है सदिश यानी कि वेक्टर, तो हम लोग वेक्टर को ही कंप्लीट करते हैं, और ये लास्ट क्लास होगी वेक्टर से रिलेटेड, और गति से रिलेटेड हमारी आखिरी क्लास होगी। जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे वेक्टर से, वो सारी चीज़ों को हम यहाँ पर कवर ही कर लेंगे आज, कुछ भी छूटेगा नहीं, और जो बची हुई कुछ चीज़ें होंगी उनको भी यहाँ पर देखने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज़ हम यहाँ पर सदिश के बारे में जो कल हम बात कर रहे थे, मैं आपको 1 मिनट में रिकॉल करा देता हूँ सदिश के बारे में हमने क्या क्या बात की है कल। सबसे पहली चीज़ सदिश में हमने जो डिस्कशन किया हुआ है वो आपका होता क्या है, किसी भी सदिश राशि को लिखने का तरीका कैसे होगा, परिमाण और दिशा के साथ साथ में जब हम उसको लिखते हैं तो एरो लगा होता है, आपको ध्यान होगा। फिर इसके बाद हमने कहा कि इसका जो परिमाण होता है वो कैसे निकाला जाता है, मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है। तो परिमाण निकालने के लिए हमने देखा था मॉड लगा दिया जाता है। माना कि एक वेक्टर था यहाँ पे 2i + 3j + 4k। अब ये अगर वेक्टर था, इस वेक्टर का परिमाण निकालने का तरीका क्या था, 2² + 3² + 4²। बहुत ही आसान था। फिर हमने इसका इकाई यूनिट वेक्टर निकाला था, यूनिट वेक्टर कैसे निकाला जाता है ये पता होना चाहिए था। और यूनिट वेक्टर बहुत आसान था। यूनिट वेक्टर के लिए हमने देखा था कि ए कैप लिखने का तरीका, अगर इसका यूनिट वेक्टर निकाला जाएगा तो ए कैप लिखेंगे, जो कि बराबर होगा वो गिवन वेक्टर बटे उसके परिमाण से उसको भाग दे दिया जाता है। और जो कि बहुत आसान है, अगर इसको ऊपर लिख दिया जाए तो कोई इशू नहीं होगा, 2i + 3j + 4k अपॉन
√245 ये हमारा बन जाएगा √29। और ये हमारा जो अलग अलग इसको भाग दे देते थे 2/√29 i प्लस 3 बाय √29 j प्लस k आपका 4/√29 k। जहाँ पर हमने देखा था i, j और k के बारे में ये भी बताया था, ये x एक्सिस जो होता है उसका यूनिट वेक्टर कहलाता है, इकाई मात्रक होता है। j y एक्सिस का यूनिट वेक्टर होता है और k जो होता है वो z एक्सिस का यूनिट वेक्टर होता है। इतनी चीजें हमने देखी थी। अब यहीं पर हम थोड़ा सा आएंगे इसके बारे में बात करने के लिए, जिसमें वेक्टर के बारे में, सदिश के बारे में हम 3 प्रकार से चीजों को हमने छोड़ा था टॉपिक कल में। पहला तो कोई भी दो वेक्टर उनको जोड़ना कैसे होता है उसके बारे में देखना है हमें। दो वेक्टर उनको सब्ट्रैक्शन घटाना कैसे होता है ये भी आपको देखना है। तीसरा आपका गुणा कैसे किया जाता है, मल्टीपल कैसे होता है उन दो वेक्टर का, इसके बारे में देखने वाले हैं। अच्छा टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग है, चीजें यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं और यही वो सबसे कठिन टॉपिक में गति में हो जाता है, जो अगर आपको समझ में नहीं आता है तो मामला थोड़ा सा कंट्रोल से बाहर रहता है। लेकिन एक बार अगर हम अच्छे से समझ लेंगे तो मुझे लगता नहीं कि इससे प्रश्न आएगा, और अगर आप ना कर पाओ तो मामला गड़बड़ है फिर थोड़ा सा IQ लेवल में, वरना चीजें आपको समझ में आसानी से आएंगी। जोड़ने घटाने से पहले एक छोटा सा प्रश्न ये मेरे दिमाग में आ रहा है कि अगर मैं आपसे ये पूछूं, जो करंट है यानी कि विद्युत धारा है, विद्युत धारा एक ऐसी राशि है, क्योंकि प्रश्न आ भी चुका है और आता रहता है कभी कभी, विद्युत धारा एक अदिश राशि है, सबको पता है स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है। और अगर विद्युत धारा एक अदिश राशि है तो हमें यह भी समझ में आना चाहिए कि विद्युत धारा जो है किसी पर्टिकुलर दिशा में बहती है। करंट की तो एक दिशा होती है ना, बिना डायरेक्शन के करंट कैसे फ्लो कर सकता है। और अगर इसकी डायरेक्शन है पर्टिकुलर इस करंट की, तो इसका मतलब फिर इसे सदिश राशि होना चाहिए था, इसके बावजूद भी अदिश राशि क्यों है। इस प्रश्न का जवाब भी आपको पढ़ते पढ़ते मिल जाएगा। यहाँ पर बहुत सामान्य सा प्रश्न है, करंट कोई भी वायर है, आपका वायर है, सब में लाइट जा रही है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है, पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव में जाता है। लेकिन प्रश्न ये है कि इसके बावजूद भी अदिश राशि है, और ऐसा क्यों होता है। इसके लिए जब आप सदिश पढ़ रहे होंगे तो उस दौरान पे विद्युत धारा का प्रश्न का जवाब मिल जाएगा। वहां पर जोड़ने की बात करते हैं तो पहला हमारा टॉपिक है, कोई दो आपके वेक्टर हैं, उन दोनों वेक्टर को हम कैसे ऐड करेंगे, यानी कि इसका जो हमारा फॉर्मूला है क्या है, एडिशन ऑफ वेक्टर, ऑफ वेक्टर। सिंपल समझते हैं, माना कि एक वेक्टर दिया गया है, बहुत आसान है, थोड़ा सा कठिन रहता है। एक वेक्टर ए है, ये माना कि वेक्टर क्या था, ए था, और एक वेक्टर क्या है, बी है, एक वेक्टर बी है, दो वेक्टर हैं, दो अलग अलग वेक्टर है। समझने वाला भी कॉन्सेप्ट थोड़ा सा है। मैं जैसे आपसे बता क्या रहा हूं, मैंने कहा आपको 2 + 3 ऐड करो तो कितना आया, आपने कहा 5 आ गया। मैंने कहा 6 + 3 ऐड करोगे 9 आप बोल दोगे। लेकिन वेक्टर के नियम में 2 + 3 = 5 नहीं होता है, हो भी सकता है लेकिन जरूरी नहीं कि नहीं होगा, और संभवतः 99.9 केसेस में 2 + 3 = 5 नहीं होगा। वो तो एक केस होगा जहां पर पॉसिबल होगा, अदरवाइज तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि फिर कुछ तो ऐसा होगा जिसकी वजह से नहीं होता होगा, और इसीलिए हमें वेक्टर के नियम पढ़ने हैं जोड़ने के लिए। तो वेक्टर क्योंकि एक सदिश राशि है, और इसको जब हम जोड़ते हैं, अगर हमने कहा वेक्टर ए को 20 के साथ जोड़ा जाएगा तो इसको लिखने का तरीका क्या होगा, ये वेक्टर ए होगा और ये वेक्टर बी होगा। समझना बात को थोड़ा सा, और मैं डायरेक्ट इसको समराइज भी कर दूंगा। ये आपका क्या था, टेल था, और इसे कहते हैं हेड। जुड़ते समय इसका हेड और इसका टेल आपस में लिख दिया जाएगा। अब आपको थोड़ा समझ में नहीं आ रहा होगा ये कि मैं मान लेता हूं इसकी वैल्यू लिखिए 2i + 3i + j, 4k मतलब लिख लो, कुछ भी ले लो, चलो 4k ले लेते हैं। इसी प्रकार यहां पर लिख लीजिए, हम आपका लिख लेते हैं 1i + 2j + 3k, कुछ तो होगा बी वेक्टर बी। इन दोनों को जब जोड़ा जाएगा तो 2 + 3 बराबर जैसे 5 आता है, वैसे वेक्टर ए और वेक्टर बी को अगर हम जोड़ेंगे तो लिखने का तरीका क्या होगा, वेक्टर ए + वेक्टर बी। और इन दोनों को जब जोड़ते हैं तो इनका जो नेट निकल कर आएगा उसको बोला जाता है रिजल्टेंट वेक्टर। क्या बोलेंगे, रिजल्टेंट वेक्टर, आर वेक्टर कह दिया जाएगा। यानी ए वेक्टर और बी वेक्टर को जोड़ने पे क्या निकलेगा, आर वेक्टर निकलेगा। बहुत आसान है, लेकिन बस 2 मिनट आप देंगे उसके बाद क्लियर हो जाएगा। और इनका जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो बन जाएगा ये, यानी कि अगर ए और बी को जोड़ोगे जाकर के तो इनका जो नेट आएगा जोड़ने पे वो क्या होगा, ये होगा। यानी ये बराबर होता है a + b। बहुत सामान्य सी बात है। अब प्रश्न ये आता है कि ये तो वेक्टर में खेल रहे हो, नंबर में बताओ तो काम चले। यानी किन्हीं भी दो वेक्टर को जोड़ने के लिए इस तरीके से ही जोड़ा जा सकता है, और वेक्टर के जोड़ने का जो नियम है इसे कहा जाता है वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन।
जोड़ का सदिश नियम। कभी आपसे पूछे कि भैया करंट अदिश राशि क्यों है या सदिश राशि क्यों नहीं होती, उसका सिर्फ एक लाइन में जवाब है क्योंकि करंट वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता, इसके नियम को फॉलो नहीं करता है। एक आंसर बहुत सामान्य सा है। क्या है, क्वेश्चन आता है इसलिए मैं बोल रहा हूँ, यही क्वेश्चन फंसता सबसे ज्यादा इसमें आ जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो विद्युत धारा है, करंट है, ये एक सदिश राशि क्यों नहीं है जबकि इसके पास दिशा है, तो आपको सीधा बताना है क्योंकि जोड़ के सदिश नियम को फॉलो नहीं करता है। अभी नियम क्या है, क्योंकि इसने कहा कि 2 + 3 = 5 नहीं होगा, यहाँ एक अलग नियम होगा जो कि बताने वाले हैं। अगर हम करंट को जोड़ेगा, 2 एम्पियर करंट जा रहा है, 2 एम्पियर करंट जा रहा है किसी वायर से, मान लेते हैं एक ये वायर है जिसे 2 एम्पियर करंट आ रहा है, एक ये वायर है 3 एम्पियर करंट आ रहा है, एक वायर आगे चला गया, तो क्लियर कट है 2 एम्पियर और 3 एम्पियर जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5 एम्पियर करंट आगे बढ़ेगा। ये जो नियम होता है इसे अलजेब्रा का नियम कहते हैं। बीज गणित पढ़ा होगा आपने, तो ये जो मैथ बताई जाती थी अलजेब्रा के नियम से होता है। करंट किसको फॉलो कर लेता है, अलजेब्रा के नियम को, वेक्टर के नियम को फॉलो नहीं करता, इसलिए करंट रहती है। इसलिए ध्यान रखिएगा, हम वेक्टर में आ रहे हैं तो वापस लौटते हैं थोड़ा सा। अब मजे की बात क्या है कि अगर मैंने कहा इसका आंसर बताओ कैसे निकाला जाएगा, तो भैया ये तो आपको निकलने वाला काम है। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन कैसे होता है, एक वेक्टर ए और एक वेक्टर बी है, इसकी मान लेते हैं वैल्यू ये थी, इसकी वैल्यू ये दी गई है, इन दोनों को जोड़ा गया तो रिजल्टेंट वेक्टर आर होता है। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, तो इसको वैल्यू आर, देखिए आर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा। अब आपसे सीधा सीधा फॉर्मूले में आते हैं लौट के, आपसे जो पूछा जाएगा, क्वेश्चन दिया जाएगा, ए दिया गया, बी दिया, दोनों को जोड़ा गया, बताइए नेट इनका मैग्नीट्यूड, मात्रा क्या होगा, परिमाण क्या होगा, ये आपसे प्रश्न आता है। लेकिन उसके लिए ये थोड़ा समझना जरूरी था, आर का फॉर्मूला क्या है, आर बराबर कैसे निकाला जाएगा। तो आर का मैग्नीट्यूड जो होगा बराबर होता है √a मॉड का स्क्वायर प्लस b मॉड का स्क्वायर प्लस 2a मॉड b मॉड cos थीटा। बहुत आसान है, 2 सेकंड में भी समझ में आएगा आपको। इस तरीके से निकाला जाता है। ये फॉर्मूला है किसका, वेक्टर का रिजल्टेंट जिसे कहते हैं, नेट जो होगा, जो दो वेक्टर जोड़े जाएंगे उनका जो नेट आएगा जा करके वो इसी फॉर्मूले से निकल कर आता है। अब कैसे आएगा जरा समझना। हमने कहा एक वेक्टर ए था एक वेक्टर बी था, इन दोनों को जोड़िए, इनका रिजल्टेंट बताइए क्या है। तो आपने कहा वेक्टर ए, फटाफट आपने तुरंत किया। वो हो सकता है कि दोनों का परिमाण दे दे। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए जल्दी से, क्या आएगा, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्या है, a 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, यही तो होता है, बराबर क्या आ जाएगा, 29 आ जाएगा। फिर हमने कहा जरा ये बताइए b का जो है मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो आपने b का मैग्नीट्यूड निकाला, √1 एक ही आएगा, 4 + 9 स्क्वायर कर देंगे, डायरेक्ट कितना आ गया, √14। अब अगले स्टेप में अगर हमने कहा कि भैया r बताओ क्या होगा, तो r बराबर मैग्नीट्यूड, यानी कि इनका जो रिजल्टेंट है वो कितना होगा। रिजल्टेंट निकालने का तरीका क्या है, √, ए जो वेक्टर है, देखिए ये जो मैंने लिखा है ना, ये कब लिखा गया, जब वेक्टर ए और वेक्टर बी अगर दो दिए गए, इनको जोड़ा जाए। हमने स्मॉल ए और स्मॉल बी ले रखा है, तो पहले स्मॉल ए का स्क्वायर करेंगे, ए किधर है, तो कितना है, 29 है, तो 29 से स्क्वायर हट जाएगा, √29 में 29 बचेगा। फिर बी का स्क्वायर करते हैं तो केवल 14 बचेगा, प्लस 2, ठीक है। जब दो वेक्टर को जोड़ा जाएगा तो इन दोनों भी वेक्टर के बीच में कोई ना कोई एंगल भी तो बनेगा। जब वेक्टर को जोड़ोगे तो इन दोनों वेक्टर के बीच में एंगल भी तो बनेगा ना। माना कि इन दोनों के बीच में एंगल कुछ ना कुछ बन रहा है जाकर के, थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी मान लेते हैं, 60 डिग्री दी गई है, कुछ तो दिया गया होगा। एंगल जो होगा कुछ ना कुछ तो दिया जाएगा, बराबर किसके होगा, इसके लिए निकालेंगे एंगल। हम मान लेते हैं ये वाला है थीटा बराबर 60 डिग्री। अभी और एक चीज समझने वाले हैं, तो यहाँ पर पहले तो लिखेंगे 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है, √29 इंटू √14। अब वो बात अलग है, जब क्वेश्चन आएगा तो एक ऐसा नंबर आएगा जो आसानी से कट पिट जाता है, दिया हुआ ऐसा होता है। कॉस बराबर एंगल कितना दिया गया है, ए और बी के बीच में 60 डिग्री, यहाँ आप लिख देंगे cos 60 डिग्री, और आपका आंसर मिल चुका है। यानी कि जो नेट हमारा एक दो वेक्टरों को जोड़ने के बाद मिलने वाला है उसका आंसर ये होगा। 29 और 49, आप मैथ के स्टूडेंट जल्दी से मुझे बता दीजिए कितना होता है, 43 होता है। प्लस इन दोनों को सॉल्व करें, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 कट जाएगा, √29 इंटू √14 होगा। अब इसको आपको सॉल्व करने की आवश्यकता पड़ेगी नहीं, इसमें आपका ऐसा नंबर होगा कि कट पिट के कुछ ना कुछ सेटअप बन जाएगा और यही आपका आंसर होगा। यानी कि अगर हम इस ए और बी, क्योंकि मैंने रैंडम नंबर लिए हैं, अगर मैं ए और बी को ऐड करता तो एक्चुअली में उन दोनों का आंसर ये आएगा, दो वेक्टर को ऐड करने वाला मैग्नीट्यूड, जो कि जरूरी नहीं कि इन दोनों के मैग्नीट्यूड को डायरेक्ट ऐड कर दो। अब ये समझना है
अगर आप चाहें थोड़ा सा नोट करें, वरना हम अगले उसमें एक साथ सारी चीजों को फिर से समराइज कर देंगे, जिससे आप आसान से कनेक्ट कर पाएंगे ऐड कैसे हो रहा है। ठीक है, चीजें थोड़ा सा कनेक्ट कर पा रहे हैं वेक्टर का, माना कि थोड़ा मामला है, लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाएगा तो फिर आपको घबराना नहीं है, और एक एक क्वेश्चन एग्जाम में मैटर करता है, और हमारे पास समय है तो हम उसको भी टॉपिक को छोड़ लेना, मुद्दा बस इतना है। और हम तो स्किप करके आगे ही बढ़ सकते थे, हमें कोई इशू नहीं था, वेक्टर 2 लाइन में खत्म करते। लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसा आ गया 2 वेक्टर को ऐड करने के लिए, फिर हम क्या करेंगे वहां पे, इसलिए हमें पता होना चाहिए। सीधा पॉइंट की बात करते हैं, इसको समराइज करते हुए आगे। फोटो भी ले लिया करिए, कोई इशू नहीं है अगर आपको थोड़ा सा अगर टाइम मैनेज करने के लिए। अब देखिए बात सिर्फ इतनी सी है, हमने कहा एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, इन दोनों को क्या है, जोड़ना है आपस में। अगर इन दोनों को जोड़ना है और इन दोनों के बीच में एंगल बन रहा है थीटा, तो जो नेट होगा आंसर इसका, नेट जो इनका आएगा निकल के इनका, वो लिखा जाता आर। और इस आर का जो परिमाण है वो कैसे निकलता है, तो आर का परिमाण बराबर होता है, ए वेक्टर दिया गया था, लेकिन ए वेक्टर जो होगा उसका परिमाण स्क्वायर किया हमने, फिर हमने कहा बी वेक्टर होगा उसका परिमाण, फिर हमने कहा 2a मैग्नीट्यूड हो जाएगा और b का मैग्नीट्यूड हो जाएगा इनटू क्या हो जाएगा यहाँ पे, cos थीटा। ये फॉर्मूला है 2 वेक्टर को जोड़ने का। और कभी आपसे पूछे ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, यही ट्रायंगल ऑफ लॉ ऑफ एडिशन से निकल के आता है। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन से आता है, बहुत ऊपर हाई लेवल में नहीं जाएंगे, इतना से पर्याप्त काम चलेगा। अब जरा ध्यान से देखिएगा, 2 केस, अगर एक केस में यही से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। केस 1 हमने कहा वेक्टर ए एंड वेक्टर बी 2 को जोड़ा जा रहा है, इन दोनों को जोड़ने में अधिकतम वैल्यू कब मिलेगी। अगर कोई 2 वेक्टर जोड़े जाएं तो एंगल पे जोड़े जाएंगे, और कहीं ना कहीं एंगल का फर्क पड़ेगा जा करके, कॉस की वैल्यू बदलती है, इमेजिन करो कॉस 90 डिग्री हो जाएगा, तो ये वाला टर्म तो पूरा का पूरा 0 कर देगा वो, तो कहीं ना कहीं फर्क पड़ेगा। तो मैक्सिमम वैल्यू वेक्टर की 2 वेक्टर की जोड़ने पे क्या होगी, ए और बी को जोड़ा जा रहा है, और एंगल जो है वो क्या है, पहले वाले केस में थीटा इज इक्वल टू आपको दे दिया गया है कि आपका 0 डिग्री। यानी वेक्टर कैसे, एक वेक्टर ये है और दूसरा वेक्टर भी ऐसे ही है, वेक्टर ए भी ऐसे है और वेक्टर बी भी है, यानी दोनों एक ही लीनियर में है, तो उनके बीच बनने वाला एंगल क्या होगा, 0 डिग्री होगा। और अगर 0 डिग्री एंगल आ जाएगा तो इमेजिन करिए इस वाले मामले में क्या बन के आ रहा है, यानी कि अगर मैं बात करूं आपसे 2 वेक्टर को जोड़ा जाए और एंगल उनके बीच में, हम डायरेक्ट ए लिख लेते हैं, साइन हटा देंगे, ए मतलब माना जाता है किताबों में, बी स्क्वायर प्लस 2ab, और cos 0 डालेंगे और cos 0 वैल्यू 1 होती है तो हट जाएगा। और गौर से अगर आप देखें लिखा हुआ a प्लस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसीलिए इसका आंसर सीधा सीधा क्या निकल आएगा, इसका आंसर आ जाएगा आपका a प्लस बी, क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा, अंडर रूट हट जाएगा। यानी कि कहने का मतलब जानते हैं क्या है, अगर 2 वेक्टर के बीच में बनने वाला एंगल 0 डिग्री होगा तो सीधा सीधा उन दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड को निकालो, और मैग्नीट्यूड को निकाल के सीधा क्या कर दो, ऐड कर दोगे तो रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा, ये कहना चाह रहा है। इट्स वेरी सिंपल। एग्जांपल देने की आवश्यकता है क्या, एग्जांपल दें, एग्जांपल, अच्छा चलिए ठीक है, आपने कहा तो मैं एग्जांपल एक दे देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, एग्जांपल थोड़ा सा क्लैरिटी हो जाती है मैं क्या कह रहा हूँ। जैसे मैंने आपसे कहा एक वेक्टर है, एक ही ले लेते हैं, बार बार इसी का एग्जांपल यूज करेंगे तो और आसान रहेगा, तीनों क्लियर हो जाएंगे। ये सबसे आसान ले लेते हैं 2i प्लस 3j प्लस का 4k, एक वेक्टर बी है, वेक्टर बी में ले लेते हैं 3i प्लस 2j प्लस 4k, वेक्टर अलग बदल दिए, वैल्यू बदली तो वेक्टर अलग हो गया, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम आ जाएगा दोनों का, तो आसान रहेगा अपने लिए। पहली कंडीशन की बात अगर हम करें आपसे, ए और बी को जोड़ा जा रहा है, इस वाले मामले में एंगल कितना डिग्री है, 0 डिग्री है। तो सबसे पहले तो आपको यहां पर निकालना पड़ेगा, वेक्टर ए जो है इसका मैग्नीट्यूड अंडर रूट 29 आएगा, और इसका भी अंडर रूट 29 ही आएगा, सॉल्व करके देखेंगे तो आप जो भी नंबर होते हैं उनका स्क्वायर और सम कर दिया। अब इस वाले मामले पे जरा रखिए, अगर एंगल 0 डिग्री होगा तो ये फॉर्मूला बनेगा, क्योंकि cos 0 हो जाएगा। फॉर्मूला यही याद रखना, एक ही याद रखना, मैं बार बार रटना नहीं है, लेकिन यहाँ 0 रखा, और जैसे 0 रखा इसका आंसर क्या बनेगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का मतलब होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और इससे कट गया। यानी कि अगर मैं आपसे कहूं अगर ऐसा मामला है तो इसका बताइए इन 2 वेक्टरों को अगर जोड़ा जाएगा एंगल 0 डिग्री होगा तो नेट आंसर क्या होगा, ए बराबर निकल के आया अंडर रूट 29 और बी बराबर आया अंडर रूट 29, बराबर हो जाएगा 2 अंडर रूट 29, ये है इसका मतलब।
बात समझ आ रही? इस वाले मामले में ए और बी दोनों क्या है, जोड़ने पे अलजेब्रा वाला रूल फॉलो हो गया, 2 + 2 = 4 होता है और यहाँ फॉलो हो रहा है, केवल यही एकमात्र कंडीशन होगी, बाकी कहीं नहीं फॉलो होता है। इसलिए जो वेक्टर के नियम को फॉलो नहीं करेगा वो आपका सदिश राशि नहीं होगी। अभी तक हम पढ़ते थे दिशा के नाम पे, दिशा तो केवल एक बहाना था, यहां पर नियम फॉलो करेगा वही सदिश होता है, ये कहानी है। दूसरा केस, दूसरे केस में मैं अगर आपसे ये कह देता हूं कि अगर कोई दो वेक्टर हैं और उन दोनों वेक्टर के बीच में बनने वाला जो एंगल है वो है आपका थीटा बराबर 180 डिग्री, यानी दो अपोजिट वेक्टर हैं, एक वेक्टर ऐसे जा रहा है और दूसरा वेक्टर ऐसे जा रहा है, अपोजिट 180 डिग्री है। और अगर 180 डिग्री है दोनों के बीच में तो बताओ भैया रिजल्टेंट कितना होगा? तो आप ध्यान रखो, अगर 180 डिग्री होगा तो यहां रखा जाएगा cos 180, और cos 180 की वैल्यू क्या होती है? -1। अगर -1 है तो यहाँ माइनस हो जाएगा ओवरऑल, अगर ओवरऑल माइनस हो जाएगा तो a² + b² माइनस का 2a बनेगा, जो कि a - b का होल स्क्वायर है, अंडर रूट हटेगा, यानी इसका आंसर सीधा सीधा क्या आ जाएगा? a - b। यानी अगर मैं इन दोनों वेक्टर को ऐड करता और एंगल अगर आपका 180 डिग्री होता तो इसका आंसर क्या होता? √29 - √29 बराबर क्या हो जाता? 0। यानी एंगल से वैल्यू चेंज हो रही है, तो फिर नियम तो फॉलो नहीं कर, दोनों को जोड़ते तो √29 बराबर सीधा सीधा 2 √29 कर देते, नहीं होगा। लेकिन तीसरा केस ये है कि मैंने कहा कि जो दो वेक्टर हैं उनका एंगल कितना डिग्री है? 90 डिग्री है, 90 डिग्री है। और अगर 90 डिग्री इन दोनों का केस है, इस वाले मामले में जरा यहां रखिए, cos 90 की वैल्यू क्या होती है? cos 90 की वैल्यू होती है 0, और cos 90 की वैल्यू 0 होती है तो पूरा का पूरा ये टर्म क्या कर देगा? 0 कर देगा, और 0 जैसे करेगा तो r बराबर इस वाले मामले में क्या बनेगा जाकर के? r बराबर निकल के आएगा √a² प्लस का b² केवल। और इसका मतलब क्या होगा? √29 दिया गया था तो 29 आ जाएगा, प्लस 29 आ जाएगा, बराबर आंसर बन जाएगा जाकर के कितना होता है? 58, √58। दैट्स योर आंसर। तो ये है मतलब बेसिकली आपका वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन के अकॉर्डिंग चलने के लिए हमें। तो कहानी हमारी समझ में आ चुकी है। अब हम थोड़ा सा आते हैं सब्ट्रैक्शन में, और मजे की बात है सब्ट्रैक्शन के लिए नियम सब यही रहेगा, सब कुछ यही नियम रहेगा, तो इसलिए सब्ट्रैक्शन इसी में आपको थोड़ा सा दे देते हैं आइडिया, और फिर हम मल्टीप्लिकेशन में सीधा आ जाएंगे। सब्ट्रैक्शन वाले में दो वेक्टर को कैसे घटाएंगे? तो अगर मैंने कहा एक वेक्टर a है और एक वेक्टर b है, a को b से घटाया जाएगा तो लिखने का तरीका क्या होगा? a - b। लिखने का तरीका यही होगा, जो कि बराबर इसका कुछ तो आएगा, हमने मान लिया इसका रिजल्टेंट क्या आएगा? r आएगा। फॉर्मूला क्या होगा? बस फर्क इतना है, इसके फॉर्मूले में वही तरीका रहेगा, a² + b², बस यहाँ माइनस का 2ab cos थीटा लगा लेना है, ये इसका नियम। दो वेक्टर को घटाने का, अगर जिसको जोड़ आ गया काम खत्म हो गया, जोड़ आ गया है, घटाया कैसे जाएगा? a वेक्टर - b वेक्टर, इसका नेट कैसे निकल के आएगा? उसके लिए निकालना होगा √a² + b² माइनस का 2ab cos थीटा, और a² वही आपका मैग्नीट्यूड a का निकाल लीजिए, b का मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, माइनस cos थीटा के अकॉर्डिंग चलेंगे, नियम ये रहेगा। अब cos एंगल निगेटिव होगा तो प्लस करा देगा, वो बात अलग की है, लेकिन तरीका क्या, अगर हम कहते हैं a से b को घटाइए तो तरीका आपका बेसिकली यही होगा। क्लियर है? यहाँ पर दो चीजें एक साथ हो चुकी है, इसलिए सब्ट्रैक्शन एडिशन को हम अच्छे से समझना चाह रहे थे, जो कि हमारा हो भी गया है। आगे की कहानी को हम देखते हैं, दो वेक्टर का गुणा कैसे करते हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, यहां से भी प्रश्न आपका बन के आ सकता है। बहुत डिटेलिंग में नहीं जाएंगे, लेकिन हम समझने वाला काम तो कर ही लेते हैं पूरा। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, दो वेक्टरों का गुणा कैसे किया जाता है? इसको गुणा करने के दो तरीके हैं। माना कि एक वेक्टर a है और एक वेक्टर b है, सेम कहानी, वेक्टर a आपका गुणा किया जाएगा तो क्या आएगा, वेक्टर b का गुणा किया जाएगा तो क्या होगा। अगर हम करते हैं गुणा तो दो तरीके से वेक्टरों का गुणा किया जा सकता है। पहला होता है डॉट प्रोडक्ट, एक मैं लिख रहा हूं डॉट प्रोडक्ट। गुणा दो तरीके से होता है, दो प्रकार से डॉट प्रोडक्ट। एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट, हमें समझना है, अगर आपको इंग्लिश के टर्म नहीं समझ आ रहा कोई टेंशन नहीं, हमें बेसिकली समझना है क्या मतलब है इसका।
अगर डॉट प्रोडक्ट किया जा रहा है तो इसका क्या मतलब होता है, और बहुत डिटेलिंग में इसलिए मैं कह रहा हूँ, नहीं जा रहा हूँ, लेकिन बस आपको इतना तो पता होना चाहिए। कोई दो वेक्टर आ गया पूछ लिया क्रॉस प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट, और हमें बिल्कुल भी नहीं पता है तो क्वेश्चन छोड़ के आना है, तो इससे बेटर है कुछ तो आ जाए। डॉट प्रोडक्ट माना कि ए और बी लिखा है, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कराया कैसे जाएगा, दो वेक्टर दिए गए हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, अगर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कराया जाएगा तो लगाने वाला साइन क्या होगा, ए डॉट बी होगा। नाम से क्लियर हो रहा है। अगर इन दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कराया जाएगा तो लिखने का तरीका क्या होगा, ए क्रॉस बी, कुछ ऐसा होगा। अगर ए डॉट बी कराया गया है तो इसका कुछ ना कुछ आंसर भी आएगा, जो कि बराबर होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। ये इसका आंसर निकल के आता है। यानी अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कराना है तो ये फॉर्मूला है सीधा सीधा। अगर उनका क्रॉस प्रोडक्ट कराया जा रहा है तो बराबर होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए का परिमाण, मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा, और यहाँ पे यूनिट वेक्टर है, ये अलग आप यहाँ कैप लगा देंगे ऐसे। क्या है इसका मतलब, ये भी देखेंगे बाद में थोड़ा सा। ये दो तरीके हैं, फॉर्मूले हैं। अब मैं क्यों ना कर लेता हूं इसका। हमने कहा एक वेक्टर ए दिया गया, एग्जाम्पल ले ले तो दिमाग तुरंत बैठेगा। वेक्टर ए है, उसका परिमाण दिया गया है, कितना है 6, और वेक्टर बी है, उसका परिमाण दिया गया है 8, और ए और बी के बीच बनने वाला एंगल जो है वो 60 डिग्री का है। हमने कहा बताइए ए और बी का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, ए और बी का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा। तो हमने कहा ए वेक्टर और बी वेक्टर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करोगे तो फॉर्मूला अप्लाई यही करोगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। और जैसा कि आपको पता है ए का मैग्नीट्यूड 4 दिया गया है, यहाँ आप लिख दोगे 6, सॉरी 4 नहीं 6, और बी का दिया गया 8, यहाँ 8 लिख दोगे भैया। कॉस 60 डिग्री दिया है, मैं बार बार 60 इसलिए लिखता हूँ क्योंकि मेरी कैलकुलेशन आसान हो जाती है 60 डिग्री लाने में। तो आप 6 इंटू 8 इंटू 1/2 कर लेंगे, जैसे आप करेंगे 3 हो जाएगा, और इधर आ जाएगा 24, एंड दैट्स योर आंसर। मजे की बात यहाँ एक चीज निकल के आया है, ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी थी, लेकिन नंबर एक निकला है क्या, सदिश नहीं, एक अदिश नंबर आया, एक नंबर आया, परिमाण आया, डायरेक्शन नहीं आई है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई दो वेक्टर है, जबकि वो वेक्टर थे, अगर उनका डॉट प्रोडक्ट करा दिया जाए तो उनसे बनने वाली जो नई आपकी राशि निकल के आएगी, वो नई राशि कैसी होगी, आपकी एक अदिश राशि होगी, और ये हमेशा होगा। और अब आपको शायद समझ में आए, जब हम कार्य पढ़ रहे थे हमने कहा था वेक्टर अगर पढ़ेंगे तो आपको वहां एक टर्म निकलेगा करके, कार्य में गुणा कराया जाता है बल एवं विस्थापन का, फोर्स एवं डिस्प्लेसमेंट का गुणा होता है। दोनों वेक्टर हैं, इसके बावजूद भी कार्य एक अदिश राशि है, वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। व्हाई, बिकॉज इट इज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर। आंसर इसका अब मिलेगा अगर कभी ऐसा क्वेश्चन है, कार्य एक अदिश राशि क्यों है, क्योंकि दो वेक्टरों का कैसा गुणा है, डॉट प्रोडक्ट है। ध्यान रखिएगा, यानी कि डॉट प्रोडक्ट का नियम ही है कि वो कैसी राशि देता है, वो देता ही अपनी एक आपकी एक अदिश राशि है। यार जैसे नंबर निकल के आएगा वैसे ही फोर्स और डिस्प्लेसमेंट करेंगे तो एक नंबर निकल के आएगा, और एक क्लियर कट बता रहा है कि कैसी राशि है, अदिश राशि है। बल्कि इस मामले में ऐसा नहीं होता है, यहां भी लिख लीजिएगा, यानी कि डॉट प्रोडक्ट कैसी राशि देता है, अदिश देता है। लेकिन अगर किन्हीं दो क्वांटिटी का हम कराया हमने, ए और बी का, दोनों की आपकी सदिश राशियां थी, ए आपकी राशि आपकी सदिश होगी, बी भी होगी, इनका जो रिजल्ट आएगा वो भी सदिश राशि होगा, वो भी एक वेक्टर ही होगा। तो अगर कभी इनमें से ऐसे नॉर्मल पूछे कि इनमें से कौन सा आपका एक सदिश राशि देता है, तो क्रॉस प्रोडक्ट सदिश राशि देता है, और ये आपका एक डॉट प्रोडक्ट जो है एक अदिश राशि देता है। थोड़ी सी जानकारी इसको और लेते हैं, काम करते हैं। और अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आया डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड तो हम क्या करेंगे बैठ के वहां, माना कि एक आपका वेक्टर दिया गया है, वेक्टर दिया गया है 2i, फिर वही कॉमन वेक्टर है आपके लिए। चलिए इस बार नंबर बदल लेंगे, इतना भी आसान नहीं करेंगे कि भैया आसान के लिए हम बार बार वही ले लें। 5i ले लेते हैं, कोई भी नंबर ऐसे ले लें, 7j + 3k कुछ भी ले लो, क्या इशू है। ये दो वेक्टर दिए गए हैं, क्लियर कट दिख रहे हैं, दो सदिश राशियां हैं। हमने कहा इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करो भैया, a डॉट b कराइए, तो आंसर क्या होगा। अगर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कराया जाए और यहाँ एंगल नहीं है, यहाँ एंगल नहीं है, तो मजे की बात है कि ये तो तरीका था जब आपको मैग्नीट्यूड दे दिया जाए और एंगल दे दिया जाए। आप सोच रहे हो कि चलो नहीं दिया मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड निकालने में कितना टाइम लगेगा, 2 सेकंड में निकालेगा मैग्नीट्यूड। तो इसका अंडर रूट करके 2² + 3² + 4² कर दें, इसका भी निकाल लेंगे। लेकिन फिर मामला फंसेगा कि अब इसमें एंगल नहीं है, तो बिना एंगल के तो आप निकाल नहीं पाओगे, इसलिए इसका दूसरा तरीका है। और इसी तरीके से क्वेश्चन आपको करना है। अगर आपसे किया जाएगा दूसरा तरीका, ध्यान रखिएगा,
अगर दो वेक्टर हैं और दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कराया जा रहा है तो बहुत आसान तरीका कराने का, वही आएगा आंसर जो वहां से आया था एंगल में, लेकिन यहाँ एंगल नहीं दिया जाएगा, फिर आपको ये अपनाना है। तो 4 के ये लिख लिया, पहले जो लिखा होगा वही लिख लिया पहले हमने, फिर डॉट लगा, डॉट लगा दिया, फिर बी लिखा तो बी लिख लीजिए इसकी जगह। क्या आ जाएगा 5j प्लस 7j, सॉरी 5 आया है, 7j प्लस 3k, ये आ गया। अब इन दोनों का अगर हमने कहा कि बताइए क्या होगा, तो इन दोनों का आंसर बहुत आसान है, बहुत ही आसान है डॉट प्रोडक्ट में। क्यों आसान है? क्योंकि i का i से गुणा करना है, j का j से गुणा करना है, k का k से करना, बाकी सब भूल जाइए। i का i से करेंगे तो इसमें कितना नंबर है 2 और इधर कितना 5 है, तो 2 × 2 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। i नहीं लिखेंगे फिर i हट जाएगा, प्लस 3 का 7 से करेंगे, प्लस 4 का 3 में करेंगे, एंड दैट्स योर आंसर। कितना आ रहा भैया 31 प्लस 42 43 आ रहा होगा, एंड दैट्स योर आंसर। ये आपका आंसर होगा, बहुत आसान है। लेकिन मैं ध्यान रखना हमें उस समय याद रहे पूरा, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ बस इतना सा कि कोई दो वेक्टर है, उन दो वेक्टरों का अगर डॉट प्रोडक्ट कराया जाएगा तो i का i से हो जाता है, j का j से होता है, k का k से होता है। अब कह दो ये क्या यही होता तो गुणा कैसे करेंगे पूरा, तो मैं आपको बता देता हूँ जानकारी के लिए कि क्यों इस डायरेक्ट करने पे ये आंसर आया है। थोड़ी सी जानकारी हल्की सी दे देता हूँ बस। एक्चुअली में होता क्या है, यहाँ पर साइड में आप चाहें तो एक लिख लीजिएगा, i डॉट i की वैल्यू होती है 1, j डॉट j की वैल्यू होती है 1, k डॉट k की वैल्यू होती है 1, इन तीनों की 1 आती है। साथ साथ में अगर हम कहें i डॉट j है, इनको कराओ तो आंसर 0 आएगा, j डॉट k कराओगे तो आंसर 0 आएगा, k डॉट i करोगे तो आंसर 0 आएगा। यानी इस तरीके से 0 होगा पूरा जाकर के। तो ये 3 कंडीशन आपको दी गई, i का, j का, k का 1 आता है, बाकी किसी का कराओगे आपस में तो 0 आएगा। अब मामला क्या है, मामला ये है ये क्यों होता है ये भी आपको बता दूं चाहे तो जानकारी, लेकिन i क्या होता है, एक ही एक्सिस में, x एक्सिस का है, और कोई दो एक एक्सिस होंगी तो उनके बीच बनने वाला एंगल क्या होगा 0 डिग्री होगा, और cos 0 वैल्यू 1 होती है। i कैसा वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है, दोनों का मैग्नीट्यूड 1 1 होगा, इसलिए आंसर 1 होता है। नहीं दिमाग में सब छोड़ दीजिए, इतना आपको दिमाग में रख लेना है जिसकी जरूरत पड़ जाएगी। और यही कारण है कि कराया तो सबका गया होगा, पहले इस वाले i का इसमें कराया गया होगा, फिर इसमें गए होंगे, फिर इसमें गए होंगे, लेकिन i का i करने पे 1 आ जाएगा और 2 × 5 10 आ गया। लेकिन i और जब j के साथ जाएगा तो i और j की वैल्यू 0 हो जाती है, तो ये सारे नंबर क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। i का k के साथ ले जाओगे 0 हो जाएगा, बात समझ में आएगी। इसलिए इसी प्रकार जब j का i के साथ जाएगा 0 हो जाएगा, j का j वाले में केवल 1 बनेगा, इसलिए उसका हमने डायरेक्ट करा लिया। तो डायरेक्ट हमको याद रखना है i का i, j का j, k के साथ में, और यहां से हमारा डॉट प्रोडक्ट की कहानी समाप्त हो जाती है। क्लियर है? अच्छा, इस वाले मामले में एक छोटा सा क्वेश्चन और मैं आपको बता देता हूं, कभी ये आ जाए तो भैया ये ना कहना कि सब कुछ पढ़ लिया और ये वाला टॉपिक नहीं पढ़ा था और यही से क्वेश्चन आ गया। आपसे कह देगा कोई दो वेक्टर हैं, उन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट दिया गया है, बोलेगा आपसे दो वेक्टर ए हैं और एक वेक्टर, अच्छा मैं आपको आगे ही ले लेता हूँ, ज्यादा बेटर रहेगा। चलिए, थोड़ा सा क्लास कॉम्प्लेक्स होती चली जा रही है, बट फिर भी इफेक्टिव होनी चाहिए, रिजल्ट ओरिएंटेड कुछ ना कुछ निकल आए तो बेटर है। देखिए बात यह है कि अगर मैंने कहा ए वेक्टर है और एक वेक्टर बी है, और आपसे ये कहेगा कि ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू है 10, कह देगा अगर क्वेश्चन में। न्यूमेरिकल बता रहा हूँ, इस तरह न्यूमेरिकल आते हैं, डायरेक्ट न्यूमेरिकल ही है एक तरीके से। और जहां पर वेक्टर ए की वैल्यू दी गई है आपकी 5, वेक्टर बी की वैल्यू दी गई है आपकी सॉरी 2, और मैं आपसे कह रहा हूं बताइए इन दोनों के बीच बनने वाला एंगल क्या होगा, थीटा। दोनों के बीच में एंगल क्या रहा होगा। ऐसी कंडीशन पे कुछ नहीं करना मेरे भाई, ए डॉट बी बराबर आपने फॉर्मूला पढ़ा है मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा, और आपसे पूछा क्या जा रहा है, थीटा पूछा जा रहा है, कॉस थीटा को अलग कर लेना है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ सॉरी ए डॉट बी, और उनके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो भैया। यानी कि एंगल निकालने, दो वेक्टर के बीच में एंगल कैसे निकलेगा उसका फॉर्मूला है। दो वेक्टर के बीच में कोण कैसे पता करें उसका ये फॉर्मूला है, ध्यान रखिएगा बहुत आसान है। ए डॉट बी बराबर आपका 10 दिया गया है, ए का दिया गया 5 × 2
पूरा का पूरा कट जाएगा, 1 आ जाएगा। और कॉस थीटा बराबर 1 होता है तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट, कोई वैल्यू है। और मान लेते हैं कोई ऊटपटांग ऐसा कोई नंबर आ गया, फॉर एग्जांपल जैसे ये आ गया, अब आप कैसे लिखोगे, तो कॉस थीटा बराबर लिखा हुआ है 17/13, ऐसे कुछ आ गया, 3 आ गया, तो एंगल पूछेगा तो आपको फाइनल आंसर ध्यान रखना है, एमसीक्यू में आपको देखना पड़ेगा ऑप्शन में कहीं ऐसा तो कोई ऑप्शन नहीं पड़ा कॉस इनवर्स 17/3, क्योंकि थीटा बताना होता है, कॉस थीटा नहीं हो, पहला आंसर इसे पड़ा होता है 17/3, हम तुरंत टिक मारेंगे। लेकिन एंगल पूछा गया तो थीटा बराबर देखो कॉस इनवर्स 17/3 कहाँ पड़ा हुआ है, ये इधर चला जाएगा। इस प्रकार हमारा डॉट प्रोडक्ट भी समाप्त हो गया है। क्लियर है। अब हमारे पास बस एक कॉन्सेप्ट बची है क्रॉस प्रोडक्ट की, और वो कर लेते हैं तो हमारा पूरा वेक्टर खत्म हो जाएगा, हर प्रकार से क्वेश्चन जो होंगे। चलिए क्रॉस प्रोडक्ट पे थोड़ा सा देख लेते हैं, ये बहुत ही आसान है क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे सॉल्व किया जाएगा, तो कोई दो वेक्टर है, माना कि हमने एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, इन दोनों के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट कराया गया, तो इनका तरीका क्या था, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी और साइन थीटा लगता है जाकर के और एन कैप लगाता है। मजे की बात है, इस क्रॉस प्रोडक्ट के लिए हम एक सिंपल तरीका समझ लेते हैं जो कि बचपन में भी सिखाया गया होगा अगर आपने पढ़ा होगा अच्छे से। माना कि एक वेक्टर ए दिया गया है, और यही आपको समझना, अगर कभी आएगा तो एक क्वेश्चन आएगा, इसे कठिन नहीं आएगा कभी भी क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लेक्स रहता है। 2i, वैल्यू बदल लेते हैं, अच्छा चलिए 6i प्लस आपका 4j प्लस 2k, ऐसे कर लिया। हमने कहा इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कराइए, तो आपने कहा क्रॉस प्रोडक्ट बराबर a क्रॉस b, क्या होगा, तो इनका लिखने का तरीका, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट भी एक सदिश राशि ही होता है, यानी कि उसमें भी आई जे कैप तो होंगे ही होंगे, ठीक से। और आई जे कैप अभी तक जितना पढ़ रहे हो ये सब सदिश है, देखिए डॉट प्रोडक्ट कोई भी हो वो हमेशा अदिश देता है, इसलिए नंबर आ रहा था, आई जे कैप नहीं रिजल्ट में आ रहा, यहाँ आई जे कैप आएगा। अब वो लाएंगे कैसे, उसका तरीका है, यहाँ एक ऐसा बना तो बना लेंगे भैया, पढ़ा होगा आपने, ऊपर लिख लेंगे आई, फिर लिख लेंगे जे, और फिर लिख लेंगे के, अपने मन से डायरेक्ट तरीका है, बहुत आसान है, एक बार आप समझ लीजिए अच्छे से। ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, और ये प्लस होता है, तरीका है करने का, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस नहीं कर देना, प्लस माइनस प्लस ये हो जाएगा। इसके बाद पहला कौन सा वेक्टर दिया गया है, ए दिया गया है, तो ए वाले के आई क्या है, आई में 2 का मल्टीप्लाई इसके नीचे लिख देंगे 2, ए वाले में जे बराबर कितना है 3 है, ए वाले में के बराबर कितना है 4 लिख दिया, फिर जो बाद में उसको नीचे लिखेंगे, बी वाले में आई कितना है 6 दिया गया है, जे कितना है 4 दिया गया है, के कितना है 2 दिया गया है। पता नहीं लोगों को समझ नहीं आता, मुझे लगता है कि इससे आसान क्या हो सकता है, गुणा भागी तो कर रहे होते हैं आप, बस बचपन में दूसरे तरीके से करता है, ये थोड़ा दूसरा करा देता है। अब अगर आपसे कहा जाए इसका गुणा करके दिखाओ क्या होगा, रूल बहुत आसान है, सबसे पहले आप आई लिख लेना ये वाला, और मजे की बात है जिसका आप कर रहे होते हो ये आप इसका निकाल रहे हो, अब देखो इसके साथ में प्लस साइन है तो प्लस लिया, इसको आप छोड़ देना उन वाले नंबरों को उसके नीचे, बाकी जो नंबर बचे हुए हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस है भी आपका, तो आपने पढ़ा होगा मैथ में ही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 3 का मल्टीप्लाई किस में हो जाएगा 2 में हो जाएगा, तो यहाँ 3 इंटू 2 लिख देंगे, माइनस 4 का मल्टीप्लाई 4 के साथ कर दोगे, 4 इंटू 4 बन जाएगा, बंद कर दो। दूसरा वाला माइनस लगाया था इसलिए माइनस का जे लिख लेंगे, अब माइनस का जे लिखेंगे, इस बार हमको जे का निकालना है, तो जे का निकालना है अगर, तो इस बार जे वाला हमको छोड़ देना है, और जे वाला जब हम छोड़ देंगे तो आई और जे बचेगा, इसका 2 का मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, चलेगा क्रॉस में ही, 2 इंटू 2 माइनस लगा देंगे, ये 6 था 6 इंटू 4 हो जाएगा, प्लस लगा देंगे, क्यों, क्योंकि के प्लस का है। इस बार क्या करेंगे, के वाला छोड़ देंगे यहाँ पर, और 2 इंटू 4 हो जाएगा, 2 इंटू 4 लिख देंगे, माइनस 6 इंटू 3 कर देंगे, और 6 इंटू 3 कर दिया, और इस प्रकार हम इसको सॉल्व करके आंसर लिखेंगे, 6 4 चौको 16, 16 में 6 चला जाए, कितना बचेगा 10, माइनस का आई लगा दो आई, इधर कितना हो जाएगा 4, और 6 चौको 24, 4 चला जाएगा 20, माइनस का बचेगा, प्लस का हो जाएगा 20 जे। इसके बाद इधर आपका 4 दूनी 8, 36 का 18, 18 में 8 चला जाएगा 10 बचेगा, माइनस का 10 के, और मजे की बात है यही आपका क्रॉस प्रोडक्ट है, और देखिए आई जे के टर्म में आ गया, यानी अगर इन दोनों को कराया जाता इस फॉर्मूले से आप नहीं करेंगे, करेंगे इस तरीके से, और ये तरीका है करने का हमारे।
एक बार आप चाहें तो थोड़ा सा इसे नोट डाउन कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आप नोट करिए, मैं एक बार और समराइज कर देता हूँ। क्रॉस प्रोडक्ट में कराते समय हमें ध्यान रखना है कि कैसे तरीके करते हैं, उसका एक तरीका बताया गया है, और तरीका क्या है, ए क्रॉस बी। आई जे कैप ऊपर लिख लेते हैं, आई ए वाला वेक्टर है तो पहले उसके नंबर लिख लेंगे, बी वाला वेक्टर बाद में तो बी लिख लेंगे। इसीलिए कभी आपसे पूछे इनमें से कौन सा सही नहीं है तो याद रखना ए क्रॉस बी कभी भी बराबर नहीं होता है बी क्रॉस ए, बराबर नहीं होंगे तब तक जब तक कि दोनों सेम ना हो। अगर अलग अलग है तो आंसर नहीं आएगा सब, जबकि ये तो आपका नहीं होता है। साथ ही साथ आपका अगर मैं आपसे कहूं ए डॉट बी, ये बराबर होता है बी डॉट ए के, ये दोनों बराबर होंगे तो वहां नंबर आएगा, चाहे 2 का 3 में मल्टीप्लाई करो चाहे 3 का 2 में करो, आंसर तो वही आने वाला है। ये सही है और ये गलत है। ठीक है, बात समझ आ गई। वेक्टर चैप्टर यहां से हमारा फिनिश होता है, पूरा का पूरा थ्योरी वाला कॉन्सेप्ट कंप्लीट है हमारा। आई डोंट थिंक कोई यहाँ पर डाउट होना चाहिए आपके लेवल में। लेवल तो बहुत हाई है, हमें क्या करना है उसमें फर्क पड़ करके, वेक्टर की हमें पीएचडी नहीं करनी बैठ करके। लोग इसमें वेक्टर के अलग अलग ब्रांच के होते हैं एक्सपर्ट, बिल्कुल नहीं बनना हमें एक्सपर्ट। नौकरी निकालनी, नौकरी में जितने प्रश्न आ सकते हैं इसके ऊपर नहीं जाएगा, गारंटी है। और मजे की बात मैं आपको बता दूं, ये जो स्टैंडर्ड है रेलवे लेवल तक का स्टैंडर्ड है। रेलवे में जो साइंस का पेपर होता है उस लेवल का स्टैंडर्ड भी मैंने आपको बता दिया है। तो रेलवे के साइंस लेवल का स्टैंडर्ड में ये क्वेश्चन भयंकर आते हैं, वहां तो आएगा ही आएगा, वेक्टर का क्वेश्चन आता ही है, फंसता है आपको। और वहां पर अच्छा खासा होता है, वो जो रेलवे मास्टर वाला एग्जाम होता है, जो उस रेलवे मास्टर में साइंस का भयंकर रोल है और साइंस में फिजिक्स का रोल बहुत तगड़ा आता है, उसमें क्वेश्चन ऐसे बहुत आते हैं। फिर भी हमने वेक्टर को पूरा कंप्लीट किया है। इस वाली क्लास में आज के लिए इतना ही। अगले में हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे क्वेश्चंस की और नया टॉपिक लाइट शुरू करेंगे, या कोई छोटा मोटा टॉपिक होगा, 2 टॉपिक एक साथ निपटा के फिर लाइट पकड़ लेंगे। तो आपको ये भी लगने लगे हमारे टॉपिक भी हो गए, छोटे छोटे 2-3 टॉपिक निपटा दें पहले तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो हो सकता है मैं अगले टॉपिक में आपको वेव पढ़ा दूं, तरंग वाला टॉपिक छोटा टॉपिक है, और इसके बाद आपका साउंड। 2 टॉपिक खत्म होते ही आपको काफी कुछ लगे कि हाँ हो गया, फिर हम प्रकाश पकड़ लेंगे क्योंकि प्रकाश फिर लंबा टॉपिक है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।